नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने सोइल साइंस के लेक्चर में जो सोइल का इरोजन था, वाटर और विंड इरोजन, उनके बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर अपना बेसिकली जो एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट होगा उसके ऊपर रहेगा। क्या एसिड इक्विवेलेंट होता है, किसको बेस इक्विवेलेंट बोलते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा एसिड इक्विवेलेंट पर। क्या होता है एसिड इक्विवेलेंट और किसको कहेंगे एसिड इक्विवेलेंट, इसका रिलेशन किससे देखा जाता है। देखो, आपके पास में बेसिकली दो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं। कितने टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं? दो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं। कैसे फर्टिलाइजर होते हैं? एक फर्टिलाइजर होते हैं एसिडिक नेचर के और दूसरे होते हैं बेसिक नेचर। या न्यूट्रल नेचर की बात नहीं करेंगे अपन, प्रॉब्लमेटिक बात करेंगे। प्रॉब्लमेटिक में या तो एसिडिटी कोज करेगा या फिर बेसिसिटी। तो कुछ फर्टिलाइजर ऐसे नेचर के होंगे जो एसिडिक नेचर के होंगे और कुछ बेसिक के होंगे। ठीक है, दोनों फर्टिलाइजर अपने अपने टर्म में कुछ हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। कौन सा फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होता है। एसिडिक फर्टिलाइजर से डील करने वाला टर्म होता है एसिड इक्विवेलेंट और बेसिक फर्टिलाइजर से डील करने वाला टर्म होता है बेस इक्विवेलेंट। तो आज अपना बेसिकली जो टॉपिक रहने वाला है एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट पे रहने वाला। एसिड इक्विवेलेंट का मतलब एसिडिक फर्टिलाइजर के बारे में और बेस इक्विवेलेंट बेसिक फर्टिलाइजर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे एसिड इक्विवेलेंट किसको कहेंगे। देखो, एसिड इक्विवेलेंट क्या होता है। देखो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, फिर उससे समझेंगे किसको एसिड इक्विवेलेंट बोलेंगे। कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसी भी चीज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहां जहां आपका होम डेस्टिनेशन है वहां से कहां जा रहे हो? उदयपुर जा रहे हो। ठीक है, अपने घर से उदयपुर जा रहे हो। आपने जाते टाइम पे नोट नहीं किया कि आप कितना दूर गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब वापस आओगे तो उसी रास्ते से आ रहे हो, तो आप पता कर लोगे कि वापस आते टाइम पे 450 किलोमीटर आपको लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर से उदयपुर की दूरी 450 किलोमीटर। कैसे पता किया आपने? आपने क्या किया है, दोनों टर्म में सिंपल फॉर्मूला यूज किया है कि आपने जाते टाइम पे नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, वापस आते टाइम पे आप जिस कार से आ रहे हो उस कार का किलोमीटर चेक कर लो और घर पहुंचते ही फिर चेक कर लो। जितनी दूर गए थे उतना दूर ही आए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट की बात करेंगे। अब देखो, एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट की बात कैसे करेंगे। किसी भी एसिडिक फर्टिलाइजर को अपन ने सोइल में अप्लाई किया, ठीक है, किसी भी एसिडिक फर्टिलाइजर को अपन ने क्या कर दिया, सोइल में अप्लाई कर दिया। सोइल में अप्लाई करने के बाद में वो एसिडिक फर्टिलाइजर क्या करेगा, सोइल को एसिडिक बना देगा। यानी आपने किसी भी एसिडिक फर्टिलाइजर को यूज किया और एसिडिक फर्टिलाइजर को यूज करने की वजह से सोइल कैसी बन गई, एसिडिक बन गई। अब देखो, आपका इस सोइल का पीएच पहले इस फर्टिलाइजर को डालने से पहले कितना था, 6.5 था। आपने कोई भी एसिडिक फर्टिलाइजर डाला तो इसका पीएच कितना आ गया, 5.5 आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 5.5 पीएच को आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करनी है जो भी पहले बताई थी। आपको नहीं पता कि इस फर्टिलाइजर ने एसिडिटी क्रिएट की कितनी की है। जैसे अपने को नहीं पता था कि अपन उदयपुर गए तो अपनी कितनी दूरी हुई, लेकिन सेम वे में वापस आए तो आपने नोट कर लिया। तो आप कैसे नोट करोगे इसको, जब आपको नहीं पता कि इस फर्टिलाइजर ने कितनी एसिडिटी क्रिएट की। तो आप क्या करोगे, इसका पीएच 5.5 से वापस 6.5 तक बढ़ाओगे और इसको बढ़ाने के लिए क्या यूज करोगे, क्या प्रयोग में लाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना बोलते हैं। अब कितना किलोग्राम चूने का प्रयोग हुआ इस फर्टिलाइजर या इस उर्वरक को प्रयोग करने के बाद, जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुई थी सोइल में, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कब कहां तक न्यूट्रलाइज करना, जितनी एसिडिटी इसने प्रोड्यूस की है। ऐसा नहीं है कि आप इसके पीएच को 7 तक सुधार रहे हो, 7 तक नहीं लेके जाना है। उस एसिडिक फर्टिलाइजर को यूज करने से पहले सोइल का पीएच कितना था, एसिडिक फर्टिलाइजर को यूज करने के बाद सोइल का पीएच कितना है। आपको ये नहीं पता एसिडिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन आप क्या करोगे, इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हो, यही क्या कहलाएगा,
एसिड इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो एसिड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए। तो ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। कोई भी एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर को यूज करेंगे अपन, यूज करने से जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुई है उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना किलोग्राम आपको क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या कहलाएगा, एसिड इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं अपन यहां पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है आपके, सभी अमोनिकल फर्टिलाइजर कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और नाइट्रेट वाले बेसिकली कौन से, बेसिक नेचर के होते हैं। रही बात एमाइड वाले उर्वरक, तो एमाइड वाले दो हैं, एक है यूरिया, यूरिया होता है एसिडिक का, और जो आपका कैल्शियम साइनेमाइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो अपन बोल सकते हैं सिंपल टर्म में कि ज्यादातर अमोनिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं, अमोनिकल उर्वरक होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अपन और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं। अब देखो क्या मॉडिफिकेशन लाएंगे। ठीक है, आपने उर्वरक कितना प्रयोग किया ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी भी एसिडिटी के लिए या किसी भी चीज के लिए करते हो तो एक चीज को स्टैंडर्ड कर दो, एक चीज को फिक्स कर दो। तो यहाँ पे आपने डाल दिया कि आपने जो फर्टिलाइजर यूज किया है वो कितना है, 100 केजी। कितना है, 100 केजी। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ 100 किलोग्राम एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। यानी आपने 100 किलोग्राम कोई भी अमोनिकल उर्वरक प्रयोग में लिया और उसके प्रयोग में लाने के पश्चात सोइल में जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुई उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। सेम वे में आप अपने घर से उदयपुर गए, आपको दूरी नहीं पता, आप उदयपुर से वापस घर आ रहे हो तो उस टाइम पे दूरी को कैलकुलेट कर लो। ऐसे क्या होगा, आपने एसिडिक फर्टिलाइजर यूज किया 100 किलोग्राम, फिक्स यूज करना पड़ेगा, ज्यादा कम करोगे तो वहां पे वेरिएशन आ जाएगा। फिक्स आपने 100 किलोग्राम फर्टिलाइजर यूज किया, इस फर्टिलाइजर के यूज करने से एसिडिटी प्रोड्यूस हुई, और एसिडिटी जितनी प्रोड्यूस हुई उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि अमोनिकल फर्टिलाइजर एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है, तो जितनी ज्यादा अमोनिया की मात्रा होगी सोइल में एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा हो गया। यानी अमोनिया की मात्रा बढ़ने के साथ साथ सोइल में एसिडिटी भी बढ़ती, जैसे जैसे अमोनिया बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अमोनिकल फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट चीज अपन बात करेंगे, जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी बढ़ेगी। तो अपन के पास एक सिंपल टर्म आ गया कि जिस उर्वरक का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा, यहां अपन बात कर सकते हैं एसिड इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा, वो फर्टिलाइजर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब देखो अपन बात करते हैं सभी उर्वरकों में, अमोनिकल उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो सभी उर्वरकों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में होता है, एनहाइड्रस अमोनिया में 82.5%। तो सबसे ज्यादा एसिड इक्विवेलेंट इसी का होता है, कितना होता है 148 किलोग्राम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट पर 100 केजी फर्टिलाइजर। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 100 किलोग्राम अगर एनहाइड्रस अमोनिया यूज में लिया है तो उससे प्रोड्यूस जो एसिडिटी होगी उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 148 किलोग्राम आपको क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। मतलब एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट भी ज्यादा चाहिए। सेकेंड आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का होता है 128 केजी, यानी 100 किलोग्राम आप अमोनियम क्लोराइड प्रयोग में लाओगे तो उससे जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 128 किलोग्राम क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट का होता है 110 केजी, यानी आप क्या करोगे 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट को यूज करोगे तो उससे प्रोड्यूस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 110 किलोग्राम क्या यूज करोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का होता है 93 केजी, यूरिया का होता है 80 केजी या 80 to 84 तक जाता है, वेरी करता है ये थोड़ा, तो आप
नियरली अबाउट 80 याद रख लो। यूरिया सॉरी डीएपी है, डीएपी का 77 केजी और एमएपी का होता है 55 केजी। यानी आप अगर 100 किलोग्राम एमएपी का मतलब मोनो अमोनियम फॉस्फेट को यूज करोगे खेत में, तो उससे जो एसिडिटी प्रोड्यूस होगी उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 55 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। वहीं पे 100 किलोग्राम अमोनियम ये सॉरी एनहाइड्रस अमोनिया है, इसको यूज करोगे तो इससे प्रोड्यूस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, 148 किलोग्राम। अपने को पता है चूने का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एसिड इक्विवेलेंट होगा उतनी ही ज्यादा सॉइल में क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर एनहाइड्रस अमोनिया होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर अमोनियम क्लोराइड होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अमोनियम सल्फेट होगा। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है अमोनियम सल्फेट का, ध्यान में रखना है क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले ऑप्शन में नहीं आता। तो सबसे ज्यादा एसिड प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर एनहाइड्रस अमोनिया है। और वहीं पे सबसे कम एमओपी की बात नहीं कर सकते, उससे कम भी बहुत होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही आपके आते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है अमोनियम सल्फेट का। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अमोनियम सल्फेट का एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है, सबसे ज्यादा एसिड इक्विवेलेंट किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का कितना होता है, 110। यानी 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट को यूज करोगे तो उससे जो भी एसिडिटी प्रोड्यूस होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए आपको, 110 किलोग्राम अमोनियम सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट जी। अब सेम टर्म आता है बेसिक इक्विवेलेंट या बेस इक्विवेलेंट। देखो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही लेंगे यूनिवर्सलिटी के लिए, वरना अब बेसिक सॉइल की बात करते हैं तो सैलाइन सॉइल में तो कोई भी अपन केमिकल अमेंडमेंट यूज करते नहीं है, जबकि एल्कलाइन सॉइल में अपन जिप्सम यूज करते हैं। लेकिन इक्वलिटी के लिए क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में ही बताना पड़ेगा, तो सेम वहां पे जहां पे आपने क्या किया था, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर लिया था, वहां पे अब बेसिक फर्टिलाइजर ले लो। तो डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट required to neutralize the basicity produced by application of 100 किलोग्राम एसिड की जगह क्या यूज करना है, बेसिक फर्टिलाइजर। यानी 100 किलोग्राम आपने बेसिक फर्टिलाइजर यूज किया, उससे जो भी बेसिसिटी प्रोड्यूस हुई उस बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना किलोग्राम क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या कहलाएगा, बेसिक इक्विवेलेंट। ध्यान रखना है यहाँ पे बेसिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम यूज किया जाता है। जिप्सम भी एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। लेकिन जब भी आपके टर्म्स आता है मैनेजमेंट में, आप कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं लिख सकते हो, केवल यहाँ पे आप इक्विवेलेंट में इसको यूज करोगे जिससे इक्वलिटी बनी रहे। दोनों में जब भी कंपैरिजन किया जाता है इक्वलिटी के बेसिस पे किया जाता है, तो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, ना कि आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो। कभी भी मैनेजमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता बेसिक सॉइल। तो सेम इसी टर्म में जैसे जैसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजर की बेसिक नेचर ज्यादा है, तो अपन बात कर सकते हैं ये देखो सारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। और अपन ने यहाँ पे बात कर ली थी पहले ही कि ये कैल्शियम साइनेमाइड जो एमाइड फर्टिलाइजर वो भी बेसिक नेचर का होता है। सबसे ज्यादा बेसिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कैल्शियम साइनेमाइड से। कैल्शियम साइनेमाइड का बेसिक इक्विवेलेंट कितना होता है, 63 केजी कैल्शियम कार्बोनेट पर 100 ग्राम पर 100 किलोग्राम बेसिक फर्टिलाइजर। यानी आप अगर 100 किलोग्राम कैल्शियम साइनेमाइड यूज कर रहे हो तो उससे जो भी बेसिसिटी प्रोड्यूस होगी उसके लिए 63 किलोग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ऐसे सोडियम नाइट्रेट का 29 केजी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का 26 केजी होता है और कैल्शियम नाइट्रेट का 21 केजी होता है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ज्यादातर ये वाला ही आता है कि कैल्शियम साइनेमाइड का बेसिक इक्विवेलेंट कितना होता है, 63 केजी होता है, या मैक्सिमम बेस इक्विवेलेंट किसका होता है, कैल्शियम साइनेमाइड का होता है। ये क्वेश्चन एक बार सॉइल साइंस और जो एग्रोनॉमी के कॉमन एग्जाम लगता है पीएचडी का एंट्रेंस के लिए, एसआरएफ के लिए जिसको बोलते हैं, उसमें भी आया हुआ है। तो यहाँ पे दो मेन क्वेश्चन बनते हैं अमोनियम सल्फेट के और कैल्शियम साइनेमाइड के। आपको एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट याद रखना है। एसिड इक्विवेलेंट बढ़ने के साथ साथ सॉइल में एसिडिटी बढ़ती है और बेस इक्विवेलेंट बढ़ने के साथ साथ सॉइल में बेसिसिटी बढ़ती है। जितना ज्यादा बेस इक्विवेलेंट होगा फर्टिलाइजर भी उतना ही बेसिक नेचर का होगा, ऐसे ही जितना ज्यादा एसिड इक्विवेलेंट होगा फर्टिलाइजर भी उतना ही एसिडिक होगा।
अमोनिकल फर्टिलाइजर कॉमनली एसिडिक नेचर के होते हैं और नाइट्रेट बेसिक नेचर के होते हैं। एमाइड फर्टिलाइजर में यूरिया एसिडिक का और कैल्शियम साइनेमाइड बेसिक का। तो कैल्शियम साइनेमाइड की मैक्सिमम बेसिसिटी होती है, क्यों? क्योंकि उसके मैनेजमेंट के लिए अपन 63 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं। भैया आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किसी चीज से एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उस एसिडिटी को मैनेज करने वाले फैक्टर जितना ज्यादा यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, उससे बेसिसिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसी वजह से ज्यादा फैक्टर यूज हो रहा है या ज्यादा मैनेजमेंट नीड हो रहा है। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब सोइल में एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुई थी। कि जैसे अपन बात करेंगे कि आप यहां से उदयपुर गए, ठीक है, उदयपुर जाने के टाइम पे आपने दूरी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन अपने आपने माना रफली 450 है, ठीक है। अगर ये दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट या अपन बात कर सकते हैं एसिड और बेस इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोइल की एसिडिटी और बेसिसिटी बढ़ रही है। तो आज के लेक्चर में अपन एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सोइल के ही जो पार्ट है अपन बात कर सकते हैं, या तो अपन अपना जो न्यूट्रेंट का पार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिकली मेनली प्लांट न्यूट्रेंट पे नहीं जाएंगे, उससे पहले अपन जाएंगे आपके एनालिसिस पे कि कौन सा मेथड कौन से एनालिसिस में काम में लेते हैं, या फिर उससे पहले अपन आपके जो रिमोट सेंसिंग के कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो आप तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लेक्चर को इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।